नमस्कार मित्रों, आप सभी का उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन चैनल पर स्वागत और अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव 2024। इस चुनाव का बड़ी बेसब्री से आप सभी को, इवन हमको भी इंतजार है, क्योंकि ये चुनाव जब होता है तो इस चुनाव के माध्यम से हम अपनी सरकार का गठन करते हैं। हम अपनी सरकार का गठन करते हैं, इसका मतलब ये है कि 5 साल तक जो हमारे देश को चलाएगी उस सरकार का गठन लोकसभा चुनावों के माध्यम से किया जाता है। साधारणतया हम ये देखते हैं कि सरकार शब्द का प्रयोग हम केवल कार्यपालिका के लिए करते हुए दिखाई देते हैं। वैसे सरकार का मतलब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों ही होता है, लेकिन बोलचाल की भाषा में सरकार का मतलब केवल कार्यपालिका से होता है। लोकसभा का चुनाव इतना अहम क्यों है? क्योंकि इस चुनाव के माध्यम से लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया जाता है तथा प्रधानमंत्री द्वारा अपनी एक कैबिनेट का गठन किया जाता है, जिस पर अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। और यही कैबिनेट पूरे 5 सालों तक इस देश के शासन का संचालन करती है। हालांकि कैबिनेट में समय समय पर प्रधानमंत्री के द्वारा बदलाव भी किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो चर्चा करेंगे, सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोकसभा क्या है, लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। फिर साथ ही साथ हम देखेंगे भारत में अलग अलग राज्यों से लोकसभा में कितने सदस्यों का चुनाव किया जाता है, यानी कि लोकसभा की सीट्स राज्यों में कितनी कितनी बटी हुई है। और अंतिम रूप से हम चर्चा करेंगे 2024 के चुनाव के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे 2024 का चुनाव कितने चरणों में संपन्न हो रहा है और कब 2024 के चुनाव का रिजल्ट घोषित हो रहा है। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे संसद। देखिए, संसद जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, संसद जो कि विधायिका का काम करती है, विधायिका। और विधायिका का मतलब हो गया जिसका काम है कानून का निर्माण करना। क्या काम है जिसका? कानून निर्माण करना। ये जो संसद है, इस संसद के 2 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा। हम जब राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन। जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, निम्न सदन। अगर आपने ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम को पढ़ा है तो आपको पता होगा ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं। एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह ही यहाँ पर दूसरे सदन के रूप में राज्यसभा को रखा गया है और हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह ही यहाँ पर लोकसभा को रखा गया है। लेकिन फर्क बहुत बड़ा है, ये भी देखने की जरूरत है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और राज्यसभा दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोनों ही दूसरे सदन के रूप में है, दोनों ही उच्च सदन के रूप में है, लेकिन दोनों ही कमजोर सदन के रूप में भी है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि ब्रिटिश लॉर्ड सभा जो है वो एक तरह से वहां के एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन कहलाता है, जबकि भारत में राज्यसभा अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व। लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? लोकसभा प्रतिनिधित्व करती है आम जन का, आम जन का प्रतिनिधित्व। तो सीधी सी बात है, दोनों में से पावरफुल सदन कौन सा होगा? दोनों में से पावरफुल सदन होगा लोकसभा, क्योंकि आम जन का प्रतिनिधित्व कर रही है। यही कारण है कि राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से। अब लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता कैसे? क्योंकि हम आज के इस वीडियो में जो चर्चा कर रहे हैं वो लोकसभा चुनावों को लेकर के कर रहे हैं, तो हमें लोकसभा के बारे में सब कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो यहां पर आप देखेंगे कि जब हम लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा का निर्वाचन कैसे किया जाता है, इसका चुनाव कैसे किया जाता है। लोकसभा का चुनाव
सबसे पहले जैसा कि आपने अभी देखा, प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, गुप्त मतदान प्रणाली से किया जाता है। गुप्त मतदान प्रणाली, मैं भी आपको ये सब समझाऊंगा कि गुप्त मतदान प्रणाली क्या है। प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से एफपीटीपी यानी कि जो सबसे अधिक मत लाएगा विजेता, सबसे अधिक मत वाला विजेता होगा। इस प्रणाली के माध्यम से चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं लोकसभा के। तो इसलिए लोकसभा के चुनावों के लिए पूरे भारत को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? 543 निर्वाचन क्षेत्रों में। तो हम कह सकते हैं लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र जो होता है वो क्या है? निर्वाचन क्षेत्र वो है 543 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अगर हम यहां पर मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान में क्या लिखा गया है? मूल संविधान में लिखा गया है 552 सदस्य लोकसभा के होंगे, लेकिन ये 552 सदस्य जो होंगे वो अधिकतम होंगे। क्या होंगे? अधिकतम। इन 552 सदस्यों को दो भागों में विभक्त किया गया था, एक तरफ निर्वाचित, एक तरफ मनोनीत। तो हम पहले अगर निर्वाचित सदस्यों की बात करें, निर्वाचित सदस्यों की संख्या 550 रखी गई, जबकि मनोनीत सदस्य संख्या 2। टोटल 552 सदस्य हो गए। इनमें से 2 सदस्य जो मनोनीत किए जाते थे वो आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत होते थे। कौन से समुदाय से? आंग्ल भारतीय समुदाय। लेकिन यहां विशेष बात यह है कि अब ऐसा नहीं होता। संविधान संशोधन 104 यानी कि 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन 2019 मनोनयन को समाप्त करता है। मनोनयन समाप्त हो गया है। तो वर्तमान समय में सदस्य संख्या अधिकतम घटकर कितनी हो गई है? 550 हो गई है। 550 में से वर्तमान समय में 543, क्योंकि 550 में से 545 सदस्यों का वर्तमान समय में चुनाव, 545 सदस्य वर्तमान समय में थे। तो यहां पर हम बताएंगे 545 में से 2 सदस्य जो मनोनीत होते थे, इसको समाप्त कर दिया गया है। तो वर्तमान समय में 543 सदस्यों का हमें क्या करना होगा? चुनाव करना होगा। तो अभी जो लोकसभा का चुनाव होगा वो 543 लोकसभा क्षेत्रों के लिए होगा। यहां पर आप ये देखेंगे कि जो 543 लोकसभा क्षेत्रों पर चुनाव होता है, इस चुनाव के पश्चात क्या होता है? तो आप ये बताएंगे कि निर्वाचन हुआ 543 सदस्यों का। निर्वाचन होने के पश्चात जिस दल के पास मेजॉरिटी है, यानी कि जिस दल के पास बहुमत है, उस दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर आमंत्रित किया जाता है। प्रधानमंत्री पद पर आमंत्रित करने का मतलब है कि वो आए और प्रधानमंत्री पद संभाले। चूंकि उनके पास ऑलरेडी मेजॉरिटी है, तो वही व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो हम दूसरे स्टेप में यहां पर कहेंगे लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति द्वारा
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यदि किसी दल को पूर्ण बहुमत ना मिले तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से किसी भी दल को, किसी भी गठबंधन को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित कर सकता है। एक निर्धारित समयावधि दे सकता है। उस समयावधि के अंदर उस दल को, उस प्रधानमंत्री को अपना बहुमत सिद्ध करना होता है और यदि बहुमत सिद्ध कर दिया तो वो प्रधानमंत्री पद के लिए अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। हम यहां पर देखेंगे 2019 का लोकसभा चुनाव। 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात लोकसभा के चुनाव होते हैं, 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उस चुनाव में एनडीए के पास में बहुमत था। एनडीए, जिसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, दूसरे शब्दों में हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो है, इनके पास में क्या था? बहुमत था। इनके पास मेजॉरिटी थी, बहुमत। और इनके पास बहुमत था, इसलिए किसे प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया गया था? नरेंद्र मोदी, जो कि बहुमत दल के नेता थे। बहुमत दल के नेता, इनको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। और जब इनको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया तो इन्होंने अपनी कैबिनेट का गठन किया। तो यहां पर आप बताएंगे कि प्रधानमंत्री लोकसभा व राज्यसभा में से अपनी मंत्रिपरिषद का गठन करता है, जिस पर अंतिम मोहर राष्ट्रपति की लगती है। जिस पर अंतिम मोहर राष्ट्रपति लगाता है। देखिए, अंतिम मोहर राष्ट्रपति लगाता जरूर है, लेकिन उसके पास, मतलब उस दल के पास मेजॉरिटी है, तो राष्ट्रपति चाह करके भी प्रधानमंत्री की इच्छा के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद में जिन जिन सदस्यों को लिया है वो अंतिम रूप से फाइनली मंत्रिपरिषद के सदस्य माने जाते हैं। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल जो प्रधानमंत्री के साथ भिन्न भिन्न विभागों के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं, उन्हें हम मंत्रिमंडल कहकर पुकारते हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, जबकि बाकी जो बच जाते हैं वो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आते हैं। तो यहां हमने देखा कि किस प्रकार से लोकसभा का चुनाव होता है और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अपना स्थान ग्रहण करते हैं। अब हम आएंगे यहां से आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। ये कुछ तथ्य है, ये कुछ आंकड़े हैं। आप देखेंगे लोकसभा की सीटों का विभाजन का आधार क्या होता है। लोकसभा की सीटों का विभाजन का आधार तो लोकसभा की सीटों के विभाजन की अगर हम बात करें, आप देखें कि किस आधार पर विभाजन हुआ है। निश्चित रूप से जनसंख्या के आधार पर विभाजन है। जनसंख्या इसका आधार है और जनसंख्या आधार होने के कारण ही आप देख पाएंगे प्रत्येक राज्य को एक समान सीटें नहीं मिल रही है। सभी राज्यों के पास बराबर सीटें नहीं है, बल्कि यहां पर आप देखेंगे कि
कुछ राज्यों के पास अधिक सीटें हैं तो कुछ राज्यों के पास कम सीटें हैं। सबसे अधिक सीटों वाला राज्य अगर कोई है तो वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। आप यहां पर देखें, नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, लोकसभा की 80 सीटें हैं। महाराष्ट्र 48 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल 42 सीटें हैं। बिहार 40 सीट। तमिलनाडु 39 सीट। मध्य प्रदेश 29 सीट। कर्नाटक 28 सीट। गुजरात 26 सीट। राजस्थान 25 सीट। यह है राजस्थान। राजस्थान में आप देख पा रहे हैं 25 सीट है। आंध्र प्रदेश 25 सीट। ओडिशा 21 सीट। केरल 20 सीट। तेलंगाना 17 सीट। असम 14 सीट। झारखंड 14 सीट। पंजाब 13 सीट। छत्तीसगढ़ 11 सीटें। हरियाणा 10 सीटें। उत्तराखंड 5 सीटें। हिमाचल प्रदेश 4 सीटें। अरुणाचल प्रदेश 2 सीटें। गोवा 2 सीटें। मणिपुर 2 सीटें। मेघालय 2 सीटें। त्रिपुरा 2 सीटें। मिजोरम 1 सीट। नागालैंड 1 सीट। सिक्किम 1 सीट। यहां पर नीचे जो आप 27 और 28 नंबर पे, चूंकि 28 राज्य हैं, तो यहां पर जो आप सीटें देख रहे हैं, इनमें नागालैंड और सिक्किम दोनों को 1-1 सीट प्राप्त हुई है। ठीक है, अब हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे। ये तो थे राज्य। यहां पर हम केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो आप देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली सबसे अधिक सीटें हैं, 7 सीट। दिल्ली, जहां पर वर्तमान समय में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। आप देख सकते हैं कि भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव नहीं होते, ना विधानसभाएं होती है, ना ही मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन वर्तमान समय में आप कह सकते हैं कि दिल्ली और पुदुचेरी ये 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, जहां पर वहां की विधानसभा के चुनाव होते हैं, वहां पर सरकार बनती है। यहां देखिए आप, दिल्ली के अंदर वर्तमान समय में आम आदमी पार्टी की सरकार है। बाकी दूसरी जगहों पर, पुदुचेरी को छोड़कर, आप वहां मुख्यमंत्री नहीं देख सकते। खैर, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह 1 सीट। चंडीगढ़ 1 सीट। दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव जुड़ गए हैं, 2 सीट। लद्दाख 1 सीट। लक्षद्वीप 1 सीट। पुदुचेरी 1 सीट। जम्मू एवं कश्मीर 5 सीट। कुल 543 सीटें हैं। 543 सीट्स हैं जिनका चुनाव होता है लोकसभा में, और इन्हीं 543 सीटों में से जिनके पास बहुमत होता है, जिनके पास मेजोरिटी होती है, उनको सरकार बनाने का मौका मिलता है। यहां अगर हम सरकार की बात करें तो आप कह सकते हैं कि भारत में 1990 तक एक दल के प्रभुत्व की सरकारें रही है, और 1990 के बाद से वर्तमान समय तक गठबंधन सरकारों का दौर चला है। 1989 के बाद 1989 के बाद गठबंधन सरकारों के युग का प्रारंभ हुआ है। पिछली जो सरकार थी वो भी एनडीए की सरकार थी, गठबंधन सरकार। वर्तमान समय में 2024 का चुनाव जो हुआ है, उसके बाद कौन सरकार बनाएगा, वो भी गठबंधन सरकार होगी, क्योंकि चुनाव तो गठबंधन आधार पर ही लड़ा जा रहा है। अब जो 2024 का चुनाव है, 2024 का चुनाव, इस चुनाव में मुख्य रूप से आप एक तरफ देख रहे हैं एनडीए को, राजग जिसको हिंदी में कहेंगे हम, वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं INDIA, जिसको इंडी अलायंस या फिर इंडी गठबंधन भी कहकर के पुकारा जाता है। मुख्य लड़ाई जो है वो इन दोनों के बीच में है। दोनों में से जिसके पास मेजॉरिटी होगी, जिसके पास बहुमत होगा, उसे अपनी सरकार बनाने का अवसर प्राप्त होगा। यहां आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करते हैं लोकसभा चुनाव कब कब संपन्न होने वाले हैं। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है। पहला चरण 19 अप्रैल 2024 को होगा।
टोटल ये 7 चरण है। दूसरा चरण 26 अप्रैल 2024 को होगा। और जो राजस्थान में रहने वाले लोग हैं उनके लिए विशेष खबर कि इन दोनों चरणों में राजस्थान का चुनाव संपन्न होगा। राजस्थान का चुनाव यहां पर संपन्न होगा। इसके बाद तीसरा चरण 7 मई 2024 का है। चौथा चरण 13 मई 2024 का है। पांचवा चरण 20 मई 2024 का है। छठा चरण 25 मई 2024 का है। और अंतिम चरण जिसको हम 7वां चरण कहेंगे वो है 1 जून 2024 का। तो टोटल कितने चरण हो गए? 7 चरण। क्योंकि देश की आबादी बहुत अधिक है, लोकसभा क्षेत्र लगभग 543 या हम कहें तो 543 पूरे हैं काउंटेड, लेकिन जनसंख्या अधिक होने के कारण इस चुनाव को एक साथ संपन्न नहीं करवाया जा सकता एक ही चरण में। इसलिए इतने अधिक चरणों में इस चुनाव को संपन्न करवाया जा रहा है। और आने वाले समय में तो हो सकता है 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की जा रही है, तो हो सकता है कि लोकसभा के साथ कई राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव, बल्कि सारे राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो। यहां पर एक विशेष बात मैं बता देता हूं और वो ये है, इन चुनावों के साथ कुछ राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी संपन्न होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात है रिजल्ट, यानी कि चुनाव परिणाम। परिणाम कब घोषित किया जाएगा? परिणाम घोषित किया जाएगा 4 जून 2024 को, क्योंकि 4 जून 2024 को मतगणना है। क्या है? मतगणना। और आप सभी जानते हैं कि जब मतगणना होती है तो मतगणना सुबह से प्रारंभ होती है, शाम तक चलती है। इस दरमियान एक एक लोकसभा क्षेत्र से कौन कौन प्रत्याशी जीत रहे हैं, कितने वोटों से जीत रहे हैं, यह सारा आकलन टीवी पर लगातार आपके सामने होता है। दोपहर तक होते होते यह बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कौन बहुमत हासिल कर रहा है, कौन बहुमत हासिल नहीं कर रहा है। यहां तक आते आते ऐसा लगने लगता है कि इस बार सरकार किसकी बनने वाली है। और अंतिम रूप से जब शाम का समय आता है, जब सारी ही सीटों पर मतगणना कंप्लीट हो जाती है, तो उस समय लगभग ये डिक्लेरेशन हो जाता है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में कौन से गठबंधन ने या कौन सी पार्टी ने बहुमत हासिल किया है और कौन इस बार सरकार बनाने वाला है। यहां आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन पर एक अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। यह अर्ली बर्ड ऑफर जो है 15 अप्रैल 2024 तक के लिए है। सो हरी अप। एकेडमिक सेशन 2024-25 हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, दोनों ही मीडियम्स के लिए फॉर आरबीएससी, सीबीएसई, एमपी, यूपी, बिहार बिहार बोर्ड तक ही है, जिसमें आप 6 to 8th, 9th, 10th, 11th, 12th ये जो क्लासेस हैं इनको बहुत कम प्राइस में अभी परचेज कर सकते हैं और साल भर अपनी पढ़ाई सुकून से कर सकते हैं। 6 to 8th के लिए ओनली 1600 रुपीज़ हैं, 9th and 10th के लिए 2500 रुपीज़ हैं, 11th and 12th के लिए 3000 रुपीज़ हैं। और फॉर आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस तीनों ही अलग अलग, ऐसा मत सोचिएगा तीनों ही एक साथ, तीनों के लिए मतलब अगर आप आर्ट्स का कोर्स लेना चाहते हैं तो 3000 रुपीज़, साइंस और कॉमर्स में से किसी एक का लेना चाहते हैं 3000 रुपीज़ में है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जो चर्चा की है वो चर्चा आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल, बहुत फायदेमंद रहने वाली है। इसी प्रकार के वीडियोस में हमारी फिर मुलाकात होगी। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।